आगे 6 नॉलेज सेशन हम लोग कर चुके हैं। मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है, और आप अगर कुछ भी क्वेरी हो तो इन बिटवीन हम लोग आफ्टर 1 सेशन के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। सो एक स्पीकर का खत्म होने के बाद वो स्पीकर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ सकते हो। इन बिटवीन अगर कुछ है तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। नॉलेज बीएनआई अशोका से है। बीएनआई अशोका पिछले 2 साल से काम कर रही है। एंड हम लोग को ये लॉकडाउन में एक थॉट आया कि भाई हमारा जो नॉलेज है वो हम अपने ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हमारे सोसाइटी को कैसे दे पाए, जिससे ये लॉकडाउन में उनको भी ज्यादा बेनिफिट हो। सो वैसे हमारे बिजनेस रूटीन में चालू दिनों में बिजनेस रूटीन में हम ऐसा कुछ काम कर नहीं पा रहे ड्यू टू अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम टाइम नहीं निकल पा रहे। सो एवरी वीक में हम 2 बार ये करते हैं, एक मंडे कर रहे हैं एंड एक सैटरडे कर रहे हैं। ये 2 दिन हमारे फिक्स्ड है जो नॉलेज सेशन के लिए हमारे 2 रिनाउंड स्पीकर यहाँ पे अपनी फील्ड का नॉलेज शेयर करेंगे। सो नाउ वी हैव अ 2 रिनाउंड लेडी जो दोनों इंश्योरेंस फील्ड से है। एक है जनरल इंश्योरेंस के मास्टर और एक है लाइफ इंश्योरेंस में मास्टर। सो आज ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है। कॉम्बिनेशन डेडली इसलिए है कि एक यंग एज है और एक एंथुसियास्टिक है, एक है जिसके जो नई आइडिया और इनोवेशंस में बिलीव कर रही है, एंड दूसरा जो बंदा है, दूसरी जो लेडी है हमारे पास, वो पूरा एक्सपीरियंस उनके पास है। सो आज एक्सपीरियंस एंड यूथ ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो आई मस्ट टेल यू का डेडली कॉम्बिनेशन है। सो दोनों का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और जो स्पीकर के लिए हम लोग बैठे हैं उनसे बात करने के स्टार्ट कर रहे हैं। सो नाउ आवर फर्स्ट स्पीकर मिस मिलन पानवाला, जो जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी से है। एंड मैं ओवर टू मिलन, ओवर टू यू मिलन, प्लीज गो अहेड। मैं आपको ओके अनम्यूट हो, फाइन। बात अगर दमदार हो तो किसी भी किताब के बीच दबकर नहीं रहती। मिलन 1 सेकंड। मिलन आपकी आवाज थोड़ी इको हो रही है, इफ पॉसिबल कुछ कर पाओ तो। મે બી એને બે જગ્યાએથી લોગિન કર્યું હશે તો કદાચ હોઈ શકે એવું. Hello, am I audible now? Yes, Now yes, okay. now perfect. Yeah. हाँ okay. बात अगर दमदार हो तो किसी भी किताब के बीच दबकर नहीं रहती, किसी ना किसी तरह बाहर आ ही जाती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम मिलन पानवाला फ्रॉम पानवाला ग्रुप। हम 20 years से जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और वी आर कनेक्टेड विद एवरी इंश्योरेंस कंपनीज। हमारा मेन फोकस है दैट वी आर अवेलेबल 24/7 for general insurance protection, and we are into this business from last 28 years. So we have 19,000 plus satisfied client base जो हमारी सर्विस से satisfied है। I am the second generation of the company from last 3 years. I am handling my parent company. आज हम इस सेशन में जुड़े हैं ताकि आपको हम बता सके कि जनरल इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है। इंश्योरेंस वर्ड बेसिकली अगर हम सुनते हैं तो उसका ये मतलब है इंश्योरेंस इज सेकेंड वर्ड ऑफ प्रिकॉशन। इंश्योरेंस का नाम आते ही हमारे दिमाग में लाइफ का ख्याल आता है। लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमारे इस सेशन के सेकेंड हाफ में देखेंगे, बट वी आर इनटू 20th सेंचुरी, तो जहां हमारी नीड्स बड़ी है वहां हमें हमारी सारी नीड्स, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, सबका इंश्योरेंस लेना जरूरी है। जनरल इंश्योरेंस वैसे तो बहुत डीप है, बट आज हम डिस्कस करेंगे 3 मेजर टॉपिक्स जो हमें लॉकडाउन में और हमारी रेगुलर लाइफ में भी हमें जरूरी है। जनरल इंश्योरेंस आज हमारा जो अवेयरनेस टॉपिक है 3, वो है मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड नॉन मोटर इंश्योरेंस। These 3 topics will be explained by Mr. Ketan, who is founder and CEO of Panwala Group.
Let us hear about him from him. आज जनरल इंश्योरेंस जो भी है वो हम कैसे और किस तरीके से यूज कर सकते हैं और हमें इस लॉकडाउन में कैसे क्या बेनिफिट हो सकता है वो हम थोड़ा देखेंगे और समझेंगे. मिलन गो अहेड, पीपीटी मैं शेयर कर रहा हूँ. हेलो. यस मिलन गो अहेड, पीपीटी मैं शेयर कर रहा हूँ. थैंक यू मिलन. मिलन ने जिस हिसाब से बात की, मैं मेरी बात पूरी एक शायरी के अंदाज में आपको पेश करना चाहूँगा. काश प्यार का भी इंश्योरेंस हो जाता, काश प्यार का भी इंश्योरेंस हो जाता, प्यार करने से पहले प्रीमियम भरवाया जाता. प्यार में वफा मिली तो ठीक, वरना बेवफाओं पे जो खर्चा हुआ उसका क्लेम तो मिल जाता. आई एम कितन पानवाला फ्रॉम पानवाला ग्रुप. मैं यहाँ आपको प्यार के बारे में तो बताने नहीं आया हूँ, बट आप अपनी लाइफ में कैसे सिक्योर रह सकते हो उसके बारे में मैं आपसे ये 3 टॉपिक पे डिस्कस करने आया हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस. हाउ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अगर आपने अभी इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो या ना करते हो, दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट अगर आप अपना वेट डेली बेसिस पे चेक करोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कि डे 1 पे आपका वेट, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि 60 kg, डे 50 पे आपका शायद 65 kg हो गया होगा और डे 30 को आप 70 kg. आप इसको कैसे मेजर करते हो? जैसे आपने बैठ के जैसे वेट बढ़ाया है, अगर इसी तरह अगर आपने इसे बैठ के अपनी हेल्थ के बारे में अगर सोचा होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हेल्थ इज एवरीथिंग. हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस बातें करते हैं और बहुत सारे कॉन्शियसली उसे फॉलो भी करते हैं, बट हेल्थ इंश्योरेंस की जब भी बात आती है ना, तब लोग थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि हम कैसे करें. तो एक थोड़ा सा मेरा अब मेरा गट फीलिंग है कि जैसे ही हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको 30 दिन तक समझाते हैं, बट आपको ना बोलने के लिए सिर्फ 3 मिनट लगते हैं. 3 सेकंड या 3 मिनट में आप बोलोगे अभी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर डॉक्टर आपको 3 मिनट में बोलेगा ना कि आपको ऑपरेशन करवाना है तो आप इमीडिएट रेडी हो जाते हो. तो मेरा ये कहना है कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, और मैंने ये बिजनेस भी इसी हिसाब से चालू किया था कि बहुत सारे लोगों को कम पैसे में उनको 5 लाख या 10 लाख रुपए इंश्योरेंस मिल जाता है. और आज की तारीख में जैसे कोरोना जैसे पैंडेमिक सिचुएशन है, यहाँ पे आप अपने आप को कितना सिक्योर कर सकते हो. जैसे अभी तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी आ गया है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस ना होगा तो आप अपनी ऑफिस ही नहीं खोल पाओगे. तो गाइस, बहुत जरूरी हो गया है आज के दिन कि आप इंश्योरेंस ले लो और अपने आप को, आपकी फैमिली को और आपके लिए जो काम करते हैं इन सबको आप अच्छी तरह सिक्योर कर सके. नेक्स्ट है होम इंश्योरेंस. सिक्योर योर ड्रीम, प्रोटेक्ट योर सेकंड फैमिली. ये आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि एक अर्थक्वेक आया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन. तो ये पीरियड में ठीक है, अगर उसका स्केल देखें हम तो 2 और 3 का रिसर्च स्केल में ही था, तो इतना कुछ मेजर नहीं था. बट अगर थोड़ा सा भी उसका स्केल ज़्यादा होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता. तो इसमें आपको क्या होता है, अगर लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इसमें वापस अगर ये आपका ऊपर से अर्थक्वेक का अगर आपका जोखिम और आ गया, तो वो बोलते हैं ना कि દુકાળમાં અધિક માસ, તેના જેવું થઈ જશે કે તમારી તકલીફ તો હતી જ, પાછી તકલીફ વધી ગઈ. सो गाइस, होम इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है. होम इंश्योरेंस में बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, हम लोग मोबाइल भी कवर करते हैं, आपकी जो साइकिल्स होती है वो भी कवर करते हैं.
तो आप उसके बारे में भी आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप रेज कर सकते हो। आप घर पे, अभी मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी चीजें देखी है कि अभी आप घर पे बैठे रहते, लोग मैगियाँ बनाते हैं। कल भी मैंने एक देखा था कि एक आदमी ने बॉयल वाटर कर रहा था और मैगी के फूड ऐसा करके उसने वीडियो रखा था। तो बहुत सारे लोग अभी घर में एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। तो अगर इसमें इसमें शायद घर में कुछ हार्मफुल हो जाए तो इसके लिए भी होम इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, वर्क इंजरीज में अगर आपके यहाँ काम करने वाले, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होम इंश्योरेंस में कवर होता है। आपके घर पे अगर कोई अननोन पर्सन आता है और अगर उसको कुछ हार्म हो जाता है तो उसका भी एक इंश्योरेंस का प्रोविजन हमने रखा हुआ है होम इंश्योरेंस में। तो मेंबर्स, ये होम इंश्योरेंस इतना ही जरूरी है जितना आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। नेक्स्ट, इसमें आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन करके एक इंश्योरेंस आता है, WC। वो आपके एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत जरूरी है। आपके एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिसी लेना आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया है। इसमें कोविड-19 का भी अभी पॉसिबल है, उसका क्लेम आपको मिल सकता है। और आज की तारीख में अगर आप देखने जाओ, अगर अपने एम्प्लॉयज को अगर पूरे मेडिक्लेम नहीं प्रोवाइड करोगे तो इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट राइट नाउ द सिचुएशन इज लाइक दैट कि आप अपने एम्प्लॉयज की कोविड-19 की पॉलिसी भी ले सकते हो और इसका प्रीमियम हार्डली 400-500 रुपीज आता है 50,000 का क्लेम। तो अगर आपको आपके एम्प्लॉयज जाके आपकी ऑफिस चालू करना है तो आप ये पॉलिसी से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, नाउ आज मेरी बहुत अच्छी इसके ऊपर डिबेट हुई है। मेरे 2-3 क्लाइंट से मेरी बहुत बात हुई कि साइबर क्राइम, जैसे मोदी जी ने कल अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा बोला था कि अब इंडिया आत्मनिर्भर होने लगा है और हमें अब आत्मनिर्भरता से काम करना पड़ेगा। यानी हर आदमी को इंडिपेंडेंट काम करना पड़ेगा। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आ गई तो हमें अलग अलग बैठ के काम करना पड़ेगा। आज मेरी ऑफिस में भी है तो मेरी ऑफिस में भी अगर लोग है तो मुझे 50% स्टाफ से ही काम चलाना पड़ेगा, तो 50% को मैं घर पे रह के काम करवाना सकता। तो अब ऐसे माहौल में हम हमेशा नेट पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे और ऑनलाइन हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे कंपनी ने साइबर पॉलिसी एक डिजाइन की है जिसमें आपको मिनिमम 3 लाख से चालू होता है, जिसका प्रीमियम हार्डली 1600-1700 जितना आता है। इसमें आपका 3 लाख अप टू 3 लाख तक कवर हो जाता है। तो आज के ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में के जमाने में ये साइबर क्राइम पॉलिसी आपके लिए अंधेरे में एक चिंगारी जैसा है कि ये अभी हमें बाय डिफॉल्ट लेना पड़ेगा। जैसे पहले हम लोग हमारा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इतने सिक्योर थे कि भाई हाँ हमें हेल्थ चाहिए ही। नाउ डे अब सब लोगों की जरूरत ये हो जाएगी कि उसको साइबर इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। गाइज, आने वाले टाइम में आई डोंट नो, थोड़ा सा मैं ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में भी जीता हूँ। मैं हमेशा इमेजिन करके चलता हूँ आगे जाके अगर एक वॉर होगा ना तो डिजिटल वॉर ही होगा। और इनका आप देख सकते हो, आज अगर कोई भी फेसबुक आप उठा के देख लो या इंस्टा देख लो, कहीं पे भी आप जाके देख लो, आपको वहां पे कोई ना कोई आदमी अपने ब्रांड के बारे में मार्केटिंग करता ही मिलेगा। तो जब सिचुएशन ये हो गई है कि सब लोग अब ऑनलाइन आ गए तो फिर क्राइम भी ऑनलाइन ही होने लगे। तो ऑनलाइन क्राइम से बचने के लिए कंपनी ने भी एक क्राइम पॉलिसी बनाई है, साइबर क्राइम पॉलिसी। तो गाइज, आने वाले टाइम में ये पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। तो आप लेट हो जाओ उससे पहले ही, गाड़ी छूट ना जाए उससे पहले ही आज ही आपका साइबर का इंश्योरेंस करवा लो। सर उसका कॉस्ट क्या होता है सर मिनिमम? 1600 रुपीज का उसका प्रीमियम है और 3 लाख रुपीज का कवर होता है मिनिमम। सर, इफ पॉसिबल जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सेशन खत्म होने के बाद एक बार कर लेना। ये जस्ट अब सभी डिस्टर्ब ना हो सर। फाइन, ओके फाइन।
नाउ मोटर इंश्योरेंस, बहुत सारे लोगों के ऐसे मेरे पास अभी क्वेश्चंस आ रहे सी वी आर इनटू मल्टीपल बिजनेस, तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स के ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हम अभी हमारे मोटर का इंश्योरेंस करवाना नहीं चाहते हैं, हमारी गाड़ी अभी घर पे ही है, अभी हमें लॉकडाउन का अभी कुछ पता नहीं है, अभी गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी उसके बाद में लेंगे, गवर्नमेंट ने अभी 15 दिन का और हमें छूट दे दी है, और अभी 15 दिन चलेगा तो और गवर्नमेंट ये देगी। सब बात बराबर, मैं आपकी सब बात समझता हूँ, बट ये जरूरी इसलिए है, आपने इंश्योरेंस ना लिया, आपने इंश्योरेंस ना लिया, बट जब जिस दिन आप लॉकडाउन खुलेगा तब आपको गाड़ी आपको इंस्पेक्शन करवानी है, ये आपने गवर्नमेंट ने आपको नहीं बताया। तो मार्क माय वर्ड और लिसन वेरी केयरफुली कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते हो ना, तो जिस दिन आप इंस्पेक्शन करवाने जाओगे, अगर शायद आपकी गाड़ी उस दिन अगर एक्सीडेंट होती है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपको पहले इंस्पेक्शन करवानी होगी। और जिस दिन अगर लॉकडाउन खुला तो आप जब भी इंश्योरेंस कंपनी को फोन करोगे तो वो इमीडिएट नहीं आएगी, वो आपको 2 या 4 या 5 दिन का टाइम देगा, तब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो गाइस ये सब बातों में सिर्फ बातें ही है, ये सब बातों में मत आइए। अगर आपका रिन्यूअल हो, जहां पे भी हो, आप वहां पहले करवा लीजिए, क्योंकि ना करे अगर आप अगर जैसे आपकी गाड़ी खड़ी है, खंबे से अगर खंबा गिर गया, कहीं कोई बच्चा बॉल क्रिकेट खेल रहा है वो लग गया, कहीं आपके चूहे ने आपकी वायर काट दी और शॉर्ट सर्किट हो गया, गाड़ी में फायर हो गया, कुछ भी हो सकता है, तब जाके कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसका रूल ये है कि आपकी गाड़ी जब तक पड़ी है ना तब तक हम देंगे, अगर जब डैमेज हुआ ना तो नहीं देंगे। तो आप वो क्लॉज नोटिफिकेशन आप प्रॉपरली पढ़ लेना, हमने पढ़ा है, हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास से हमने लिया हुआ है, तो हमें पता है। क्योंकि जैसे ही आपकी गाड़ी खुलेगी ना तो सबसे पहले एज ए प्रिकॉशनरी बेस पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी सैनिटाइज करवानी है, आपको सबसे पहले आपकी गाड़ी सैनिटाइज करवानी है, फुल्ली वॉश करवानी है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर हमारे आजू बाजू क्रिएट हो गया है वो बहुत हार्मफुल है। तो जैसे ही हम गाड़ी चालू करके हमने एसी ऑन कर दिया, अंदर क्या है, 10 दिन से क्या है क्या नहीं, 40 दिन तक गाड़ी आपकी पड़ी है, तो उसमें क्या होगा क्या नहीं आपको भी नहीं पता है। तो आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल है वो आप करवा लीजिए, उसके बाद में जो भी है वो। और एक आपको अच्छी खबर ये बताता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी ने अभी लास्ट 1 महीने में जो गाड़ियां उनकी एक्सीडेंट नहीं हुई तो उनका एक बफर स्टॉक आया हुआ है, तो वो आपको अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट में वो दे रहे हैं। तो आप देखोगे ना तो अभी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत चीप रेट में मिल रहा है, क्योंकि उनका क्लेम रेशियो बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि लास्ट 40 डेज में उनकी गाड़ियां बहुत कम एक्सीडेंट हुई। तो ये बेनिफिट वो लोग डायरेक्टली अपने क्लाइंट्स को दे रही है। तो ये जो 3 चीजें थी जो मेजरली अभी आपको कोविड-19 में हमें बताने लायक थी, जो मेजर आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू केतन भाई एंड थैंक यू मिलन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या हो सकता है और क्या रिस्क है वो सब आपने एक्सप्लेन कर दिया। अभी क्वेश्चन आंसर राउंड में किसी को भी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड इन चैट बॉक्स, सो मैं आपको वन बाय वन कनेक्ट करूंगा। उर्विल भाई, उर्विल भाई, यस ચાલુ મીટિંગ માં આપણે કે દિનેશભાઈ આવ્યા હતા એનો ઇન્ટ્રો લઈ લો એમ। મીટિંગ ચાલુ થઈ ને 2-5 મિનિટમાં આપણે યોગેશભાઈ એન્ટ્રી કરી હતી, મુંબઈથી છે અને દિનેશભાઈ અગ્રવાલ કરી। ફાઇન, કોઈના ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે લઈ લઈએ અને પછી આપણે પાછું એક ઇન્ટ્રોડક્શન બાકી હોય તેને કરીએ। ઓકે ઓકે સર કોઈના ક્વેશ્ચન તો પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ। આઈ થિંક યોગેશભાઈ તમારે ક્વેશ્ચન હતો, પ્લીઝ હું તમને અનમ્યુટ કરું છું, 1 સેકન્ડ। क्वेश्चन यही था कि उसका चार्ज नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली मतलब कितना चार्ज होता है वो स्टार्ट? साइबर क्राइम का चार्ज 1600 रुपीज है पॉलिसी का। ओके, और जो मोटर व्हीकल होता है उसका क्या कॉस्ट होता है? अभी समझो मेरा गाड़ी का भी रिसेंटली मेरा इंश्योरेंस खत्म हो रहा है अभी, ओके,
तो उसके लिए हाँ। प्रोसीजर मतलब ऑनलाइन अभी चालू है उसका प्रोसीजर अभी? यस, अभी एक्चुअली कंपनी हैज प्रोवाइड वन गुड थिंग कि क्लेम जो आप इंस्पेक्शन का राइट्स है ना, हमने क्लाइंट्स को ही दे दिए। आपको क्या करना है, अगर आपका इंश्योरेंस ओवर हो चुका है तो आपको एक लिंक आएगी, आप वो लिंक पे क्लिक करोगे, एक कैमरा चालू हो जाएगा। आप कैमरा ओके गाड़ी का जहां जहां आपको बोलेगा, गाड़ी का एरो दिखाता जाएगा कि आप किस साइड से, इस एंगल से आप फोटो लीजिए, उस एंगल से फोटो, राइट से लीजिए, ऊपर से लीजिए, नीचे से लीजिए, ऐसा करके आपको 12-13 फोटो खींचने हैं। वो आप वाह करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली कि फिर आपको लिंक एक पेमेंट की जनरेट हो जाएगी। अगर कंपनी को ऐसा लगेगा कि हाँ, ये गाड़ी का मैं इंश्योरेंस ले सकता हूँ, मुझे इसके डैमेज से मुझे कोई इश्यू नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको पेमेंट की लिंक भेज देगी। अगर उनको डाउट होगा तो वो आपको लोडिंग करेगा कि भाई हम इसमें ये प्रीमियम पे हम नहीं लेंगे, इससे ज्यादा प्रीमियम पे लेंगे। ओके ओके थैंक यू सो मच सर थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हिरेन भाई। यस हिरेन भाई प्लीज। ये साइबर क्राइम आपने बताया, उसमें क्या क्या कवर क्या क्या होता है? अपना कंपनी रिलेटेड और पर्सनल सेविंग अकाउंट वो सब कवर होता है, या फिर थोड़ा आपके शॉर्ट में डिटेल? हाँ बोलिए ना, आप पहले आप बोल दीजिए क्वेश्चंस, मैं आपको बताता हूँ। अब बस उसमें सिर्फ कंपनी रिलेटेड ही होगा, या फिर अपना पर्सनल अकाउंट भी सब हो जाएगा कवर? यस, आपके पर्सनल, इसमें क्या होगा, कोई आदमी आपसे फोन पे आपकी डिटेल्स पूछता है, आपके क्रेडिट कार्ड्स के साथ चीटिंग होता है, या फिर आपके बैंक से कुछ होता है, तो जो 1600 रुपए का हमारा जो मिनिमम प्रीमियम है ना, वो अप टू 3 लाख तक का, 3 लाख तक का अगर कुछ भी होता है तो वो आपको मिल जाएगा। यानी अगर किसी ने आपका आपका क्रेडिट कार्ड में आपको बोला कि भाई मुझे आपका सीवीवी नंबर दे दीजिए, आपने सीवीवी नंबर दे दिया, फिर आपके साथ साइबर क्राइम हो गया, फिर आप बोलोगे यार मेरा नहीं है, हम लोग उसका ये करवाएंगे, इंक्वायरीज करवाएंगे, और हमारी जो इंक्वायरीज आएगी उसमें अगर हमें लगेगा कि हाँ साइबर क्राइम से ही आपका हुआ है, तो डेफिनेटली कॉम्पनसेट योर अमाउंट। मतलब उसमें मल्टीपल अकाउंट और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड में अपडेट करवा सकता हूँ, पर एक ही नाम का होना चाहिए, हाँ, बराबर एक ना? ही नाम का होना चाहिए। आपके नाम का होगा, जैसे मेरा नाम है केतन पानवाला, तो मेरा नाम पे जो मेरा होगा वो दैट्स, उसमें कंपनी का नहीं आता है। साइबर क्राइम ओनली फॉर वन पर्सन ओनली। ओके, तो कंपनी के लिए ऐसी पॉलिसी नहीं है साइबर क्राइम की? अभी नहीं है, अभी तो राइट नाउ ओके से अभी, लेकिन होप के आगे इन फ्यूचर आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी। ओके, थैंक यू। हैव एनी डाउट्स? सर मुझे आपका पर्सनल नंबर मुझे प्लीज आपको वहाँ पे शेयर कर दो आप प्लीज, मैं आपसे बात करता हूँ मीटिंग होने के बाद। ओके थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है। यस यस। कोविड-19 के बारे में आपने बताया, जैसे 50,000 के सामने 500 रुपया उसका पॉलिसी का रेट है। मुझे ये जानना है कि ये कंपल्शन है या फिर लॉकडाउन, अगर कंपल्शन है तो लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट होता है तो स्टाफ के लिए लेना अभी जरूरी है, तो फिर ये कैसे है? कंपल्सन है। आपकी पॉलिसी एक्चुअली कैसी है, आपने बहुत सारे इसमें है ना, गवर्नमेंट ने इसमें कई कंपनियां ऐसे ऐसे IRDA ने बोला कि आपको जो आपकी नॉर्मल पॉलिसी चालू है ना, उसमें आपको कोविड-19 कवर करना है। ओके अब जैसे पॉलिसी डिजाइन होती है ना, उसमें कहीं पे भी आपका ये नहीं लिखा है कि कोविड-19 जैसी पैंडेमिक आपका डिजीज कवर होगा। इसमें जैसे डिजीज के नाम लिखे होते हैं, आप कोई भी पॉलिसी देखोगे ना, उसमें आप हैशटैग मारोगे, वहां पे आप लिखोगे, उसके फिर एक नोटिफिकेशन पूरा होता है, आप वहां पे जाओगे तो आपको वहां पे पूरा नाम मिलेगा। तो कोविड-19 जैसा जो इजाती अभी 19 में आया है, तो उनका कहीं पे भी ये नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन से बाहर निकाला है कि अगर आपको अगर हो सके तो आप ये एडिशनल पॉलिसी ले लो, क्योंकि एज पर एवरीबडी नोज के इन इंडिया ओनली 19% पीपल आर हैविंग देयर मेडिक्लेम्स। तो बहुत सारे लोगों के पास मेडिक्लेम है ही नहीं। तो बोला अभी आप स्टार्ट करो ना, तो अभी ये कोविड से चालू करो,
फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सब कंपनियां एक हुई, उन्होंने बोला कि भाई हाँ अब हम कवर करेंगे। तो जिसके पास अभी चल रहा है मेडिक्लेम, उनको अभी डरने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा 15-20 दिन ऐसा कंफ्यूजन रहा था, बट अभी नाउ क्लियर। जिनके पास मेडिक्लेम है ना, उनको तो उसको कोविड-19 उसमें कवर हो जाएगा। बट अभी नाउ अ डे आगे जाके, यानी अगले साल अभी जिसका भी रिन्यू आ रहा है, तो उनको Okay. उनके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। और अभी कहता है कि गवर्नमेंट ने जैसे एक नया नोटिफिकेशन निकाला कि आप नई इंश्योरेंस लो, उसमें कोविड-19 होना चाहिए, फ्रेश इंश्योरेंस। ओके। तो उसके लिए ये जरूरी है। अच्छा, अभी जैसे स्टाफ हमारे पास 20% है पीपल होते हैं, तो उसमें से भी 8 का हमारे पास जनरल इंश्योरेंस होता है, जो रिस्क का काम करते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं। तो अब मान लो कि भाई जैसे कंपल्सन जो ये कोविड का आया, तो सारे स्टाफ का लेना है, या जो पहले 8 दिखाए हुए हैं उन्हीं 8 का लें तो चलेगा? सारे का लेना है आपको, सबका लेना है, जितने भी एम्प्लॉइज हैं सारों का ही लेना है। सारों का लेना है। और उसका पर्सनल एग्जिस्टिंग उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो लेना जरूरी है क्या? तो लेना जरूरी नहीं है, बट अगर आपकी पॉलिसी इसमें है ना, आप WC पॉलिसी जब भी होती है ना, मैंने देखा है जब आप हमारे एम्प्लॉयज की बात करते हैं ना, तो हमारे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस अमाउंट बहुत कम होता है। तो समटाइम आपको देखना है कि आपने कौन से प्रोडक्ट की पॉलिसी ली है। जैसे अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, मेरे जो भी एम्प्लॉय है ऑफिस के, उनको मैं 3 लाख रुपए यानी प्रीमियम पॉलिसी ली। तो वो पॉलिसी कैसी डिजाइन होती है, तीन टाइप की पॉलिसी होती है। एक प्रीमियम पॉलिसी होती है, फिर एक लोअर पॉलिसी होती है, और एक लास्ट जो लोअर होती है वो होती है। ये 3 पॉलिसी में कैसे होता है कि आप अगर जो प्रीमियम पॉलिसी लेते हो ना, उसमें हमेशा हर चीज कवर होती है, और हर चीज हाई लेवल की होती है। तो अगर एम्प्लॉइज का आपने कौन सा लेवल का इंश्योरेंस लिया हुआ है ना, वो बहुत मेजर फैक्टर है। तो मैं आपको भी ऐसे बता नहीं सकता। अगर आप यू सेंड मी अ पॉलिसी कॉपी, डेफिनेटली आई विल। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। सपोज मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं पर्सनली मेरा मेडिक्लेम लिया हुआ है, मैं आपकी कंपनी में जो अमाउंट कितनी है? सपोज मान लो 5 लाख का मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, फैमिली प्लॉटर, और मैं आपकी ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, तो आपके लिए कंपलसरी है मेरा दूसरा इंश्योरेंस करवाना, वर्कमैन पॉलिसी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको आप पॉलिसी दे सकते हो, आपका इंश्योरेंस होना जरूरी है। आप पॉलिसी 1 लो 2 लो वो जरूरी नहीं, आपका एक पॉलिसी होगा तो भी चलेगा। ओके, मतलब हमारे एम्प्लॉय के पास ऑलरेडी पॉलिसी है, हाँ, तो उसने आपको जरूरत पर्सनली नहीं है। लिया तो आप सिर्फ उनकी कॉपी लेके रखना, क्योंकि अभी क्या गवर्नमेंट का एक रूल है, वो कभी भी आके आपके SMC वाले ही अब आपके पास आके आपके डिमांड करेंगे कि आपके पास पॉलिसी है, तभी आप ऑफिस में। नहीं तो फिर जैसे हमारे यहाँ घुमासा तारा नहीं होता है, तो कैसे हमें वो चार्ज कर दे। वैसे अभी ये इंश्योरेंस नहीं होगा ना, तो वो आपको चार्ज कर सकते, ओके, पिनलाइज कर सकते। હા કેતનભાઈ એક સવાલ છે મારો. યસ, બોલો પ્લીઝ. કોવિડ પોલિસી માટે તમે જે વાત કરી એમાં પ્રીમિયમ જે કીધું કે 50,000 થી 2 લાખ સુધીમાં અત્યારે બહુ મિનિમમ પ્રીમિયમ છે, તો સૌથી પહેલા તો એક સવાલ મને આવે છે કે કોવિડ નો જો પોઝિટિવ કેસ આવે તો એની ટ્રીટમેન્ટ તો ગવર્મેન્ટ ફ્રી આપે છે, અને પ્રાઇવેટમાં કરાવીએ તો 5-7 લાખ થી નીચેનું બિલ નથી થતું, તો 50,000 નો મતલબ શું રહે? 50,000 નો મતલબ એ છે કે તમે ટેસ્ટિંગ ના પૈસા છે ને, ગવર્મેન્ટ હવે ધીરે ધીરે આપવાનું ના પાડશે, કારણ કે એક ટેસ્ટ કરવાના 4,500 રૂપિયા છે. તમારો કોવિડ નો એક ટેસ્ટ કરવાનો એમાઉન્ટ 4,500 રૂપિયા છે. એના જે બ્લડ ટેસ્ટ ને બધું કરવું પડે ને, ધીરે ધીરે શું કરે છે કે હવે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પર ભારણ નાખવાનું ચાલુ કરી દે છે. અત્યારે આ 50,000 નું પોલિસી હું તો સજેસ્ટ નથી કરતો, બટ વોટ આઈ ફીલ કે ભાઈ તમે સ્ટાર્ટ કરો 50,000. એ તમારા એમ્પ્લોય માટે છે કે તમારા એમ્પ્લોય આવે તો એને ટેસ્ટિંગ માટે આવે તો તમે ટેસ્ટિંગ તમે એનું કરાવી શકો ને થોડું ઘણું ભારણ તમારી પર ઓછું થાય. બાકી યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ કે એનો ખર્ચો 5 થી 10 લાખ રૂપિયાનો છે. એ અગર થર્ડ સ્ટેજ પર પહોંચે છે તો. બાકી જો તમે ફર્સ્ટ સ્ટેજ પર હશો ને તો તમને 50,000 થી 1 લાખની વચમાં તમારું કવર થઈ જાય. બટ એ ઇનિશિયલ લેવલ પર જ ખબર પડી જવી છે. જેવું ટેસ્ટ થયું એ ક્વોરન્ટાઇન થઈ જશે એટલે ખતમ થઈ જશે, મોસ્ટ પ્રોબેબલી ક્લિયર થઈ જશે. બટ અગર એને એ ક્વોરન્ટાઇન ટાઈમ ઓવર કરી દીધો છે ને ધેન હી કમ ટુ અસ, એટલે તમારી પાસે આવે છે તો પછી આગળ જશે પછી. એટલે એકચ્યુઅલી આમ જોવા જઈએ તો જે IRDA જે નિયમ બનાવ્યો છે કે દરેક કોવિડ પોલિસી હોવી જ જોઈએ અથવા હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ હોવો જ જોઈએ વર્કર્સનો, તો એક ખાલી 50,000 એક દાખલો બતાવવા માટે ગવર્મેન્ટને કે અમે બધાનો લીધો છે એવા પૂરતું જ થવાનું તમે લીધો છે. સી એનાથી તમને મેં IRDA ના હમણાં 3-4 સેમિનાર એટેન્ડ કર્યા ને, તેમાં એક બહુ સારી વસ્તુ કીધું કે અત્યારે આપણા ઇન્ડિયામાં જેટલા ટેસ્ટ થયા છે
તમે એ ટેસ્ટની એક ટેસ્ટની કોસ્ટ 4500 રૂપીસ છે. તો તમે જેટલા ટેસ્ટ થયા છે એને કેલ્ક્યુલેશન ખાલી ટેસ્ટ જ કરવાની વાત કરું છું, બીજું કંઈક વાત નથી કરતો. તો એટલીસ્ટ એટલું બી ભારણ ગવર્મેન્ટ પરથી ઓછું થશે ને તો એ બી એ લોકો માટે હેલ્પફુલ છે. એટલે એ લોકોએ નોમિનલ પોલિસી IRDAI પાસ કરી છે કે તમે નોમિનલ પોલિસીથી એક ચાલુ કરો. હવે ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ, તમે તમારા એમ્પ્લોઈઝને કેટલો, મેં હમણાં જસ્ટ કીધું તે પ્રમાણે હું મારા એમ્પ્લોયને 3 લાખ સુધીનો પ્યાર કરું છું, તો તમે તમારા એમ્પ્લોયને કેટલો લવ કરો છો એ તમારી પર છે, તમે કેટલી પોલિસી સ્ટાર્ટ ફ્રોમ 50,000 રૂપીસ, પછી તો તમે જેટલો ચાહો એટલો લઈ શકો છો. અચ્છા, એમાં એવી કઈ પ્રોવિઝન છે કે એમ્પ્લોયી એટલા દિવસ જોબ પર નહીં આવી શકે અથવા 1 મહિનો ક્વોરન્ટાઇન રહ્યો તો એના માટે કઈ કમ્પેન્સેશન આપે કંપની? એ નહીં આવી શકે. એના માટે તમારે પછી છે ને હોસ્પિટલ કેશ કરીને એક અલગ પોલિસી આવે છે જે તમે તમારા એમ્પ્લોઈઝ માટે લઈ શકો છો, જેમાં તમને પર ડે ના એ લોકો તમારા જે એમ્પ્લોઈઝ અગર 500 જેટલું સેલેરીઝ હોય તે પ્રમાણે ડિવાઈડ થઈ 500 રૂપીસ પર ડે તમને 60 ડે સુધી તમને મળી શકે. ઓકે ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. અને આ વર્કમેન પોલિસીમાં ટોપઅપ લઈ શકીએ કે નહીં? ના. Thank you, Avishbhai. Thank you. Any questions from? Please raise your hand. કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ અહીંયા રેઝ હેન્ડ કરીને તમે ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. ओके, 1 सेकंड. हिरेनભાઈ નો છે. यस प्लीज. अरे यही पूछना था मुझे कि इसमें टॉपअप हम करवा सकते हैं कि नहीं? नहीं पॉलिसी में डेज हम कम लिए टॉपअप नहीं करवा सकते. ओके, थैंक यू. टॉपअप पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल्स और फैमिली फ्लोटर्स. ओके, थैंक यू सो मच. नाउ रमेश भाई, 1 सेकंड. यस रमेश भाई, गो अहेड. સાહેબ, આપણે લોકડાઉનમાં રોડ એક્સિડન્ટમાં ક્લેમ નું કઈ રીતે થાય? એટલે કારનો સમજો નહીં, તમારો ક્વેશ્ચન્સ નહીં સમજો. લોકડાઉનમાં કાર ડ્રાઈવ કરતા હોય, કોઈ કારણસર એક્સિડન્ટ થયું, બરાબર, તો ક્લેમ મળવા પાત્ર કે કઈ લોચો આવે? મળશે ને, એમાં શું થઈ ગયું? હા, એટલે પૂછું છું, મારી પોતાની કાર ઓકે એટલે ના મળશે, ડોન્ટ વરી. એવું જરૂરી તો નથી લોકડાઉનમાં તમે બહાર સબ્જી લેવા બી તો જઈ શકો છો ને. હા, એટલે જ કેવું છું. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. થશે. થેન્ક યુ. ओके फाइन. ओके सर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? अगर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे ले लेते हैं. आई थिंक सर सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सर. थैंक यू सो मच एवरीवन. और जाते जाते मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, सब लोग एंथुसियास्टिक हमारे व्यूअर्स और सब सुनने वाले हैं, तो उनको एक बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी शिकायतें होती है ना, उन्हीं जगहों पे मौके भी होते हैं. तो ऐसी सिचुएशंस में आप भी मौके ढूंढिए और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं. थैंक यू सो मच फ्रॉम माय. थैंक यू सर, ग्रेट शेयरिंग. बहुत ही आई थिंक सबने बहुत सारे आई ओपनिंग डेटा मिले होंगे यहाँ पे, भाई क्या कर सकते हैं, और ये लॉकडाउन सिचुएशन में कुछ नहीं सोचा होगा वो भी आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है सर. सो वंस अगेन थैंक यू. एंड नाउ मूव हेड टू अवर सेकंड स्पीकर तेजल भाई, LIC के बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट है. सो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और उनसे ही सुनते हैं कि भाई क्या हो सकता है, आप अपना इंश्योरेंस कैसे कवर कर सकते हो. सो ओवर टू यू मैम. आप अनम्यूट हो मैडम. Yes. Good morning all and welcome all the visitors. મારું નામ તેજલ વૈદ છે. હું લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ એડવાઇઝર છું, LIC એજન્ટ છું. મારી ફર્મનું નામ છે વર્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી. મારી PPT સ્ટાર્ટ કરજો ઉર્વિશભાઈ પ્લીઝ. સ્ક્રીન દેખાય છે મેડમ? ના, એટલા માટે હું શેર કરવા માંગુ છું બીકોઝ કે મારી ફર્મનું નામ મેં રાખ્યું છે વર્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી.
અને અત્યારના રિસેન્ટ સિનારીઓમાં આ શબ્દનો જે સાર્થકતા સાબિત થાય છે કે બીકોઝ કે અત્યારે આપણે બિઝનેસ વર્ચ્યુઅલ કરીએ છીએ, મીટિંગ્સ વર્ચ્યુઅલ કરીએ છીએ. તો આજે 7 વર્ષ પહેલા મારા ગુરુ શ્રી પુનિતભાઈ લોટવાલાના કહેવા અનુસાર મેં આ નામ રાખેલું હતું વર્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી, અને એની સાર્થકતા મને આજે દેખાઈ રહી છે. નેક્સ્ટ સાઇડ પ્લીઝ. અને આજે આ પ્લેટફોર્મ પર હું એમને ખૂબ વંદન કરું છું. મે બી કે કદાચ આવ્યા પણ હશે, જોઈન કર્યું હશે. અચ્છા, લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ માટેનો આપણે થોડી વિગતથી વાતચીત ચાલુ કરીએ તે પહેલા એક વાત મારે કહેવી છે કે આ એક સ્લોગન કહેવાય કે નેવર પુટ ઓલ એગ્સ ઇન વન બકેટ. આની સાથે આપણે બધા જ લગભગ સહેમત થતા હોઈશું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. આના માટે એક એક્ઝામ્પલ એ આપવાનું હતું કે જ્યારે આપણે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોઈએ છીએ, સોરી સર, આગળની સ્લાઇડ લો ને પ્લીઝ. જી, એક એક્ઝામ્પલ એ આપવાનું હતું મારે કે જ્યારે આપણે ટ્રાવેલિંગ કરીએ છીએ, ઓલ તો કે અત્યારે પ્લાસ્ટિક મનીનો જમાનો છે, પણ તે છતાં પણ આપણે થોડી ઘણી કેશ આપણે સાથે લઈને જ જતા હોઈએ છીએ. તો તે સમયે આપણે બધી જ કેશ એક જ આપણે પોકેટમાં નથી રાખતા, પણ અલગ અલગ જગ્યાએ એને સેવ કરીએ છીએ કે જેથી કરીને કદાચ કંઈક આપણો અનસર્ટેન કંઈક ચોરી થયું કે કંઈ પણ થાય છે તો આપણે એક જ પૈસાની ઉપર રિલાયેબલ નથી રહેતા અને આપણી પાસે ઓપ્શન હોય છે કે હા હવે આગળની જર્ની આપણે કરી શકીએ. સો એટલા માટે ફિનાન્શિયલ ટૂલમાં પણ એવું જ આપણે આ જ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાની હોય છે કે એક જ જગ્યાએ બધા જ પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવાના નથી હોતા, બીકોઝ કે દરેક ટૂલ્સની અલગ અલગ એની બ્યુટી હોય છે, પ્રોન્સ એન્ડ કોન્સ હોય છે. દરેક ટૂલ્સના અલગ અલગ એની વસ્તુ હોય છે. આજે જે હું તમારી પાસે 20-25 મિનિટ લઈશ તો એટલીસ્ટ મારો એટલો પ્રયાસ રહેશે કે દરેક ટૂલ્સ ને બેઝિકલી આપણે સમજીએ અને પછી એમાં કઈ રીતે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ તો બીજા કોઈના શું કહેવાય કે સલાહ નહીં લેવી પડે અને આપણે પોતાનું પોર્ટફોલિયો આપણે પોતે જ રેડી કરી શકીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હવે હું સ્ટાર્ટ કરું છું. સ્લાઇડ બરાબર ન? હા જી. સૌથી પહેલો બધાને મારો એક જ પ્રશ્ન છે કે આપણે કમાઈએ છીએ તો આપણે શું કામ કમાઈએ છીએ? તમે જરા ચેટ બોક્સમાં તમારા આન્સર મને આપશો પ્લીઝ, કે આપણે શું કામ કમાઈએ છીએ? આપણે આટલી મહેનત કરીએ છીએ, આપણે આપણે આપણા કામ માટે બધું જ કરીએ છીએ, તો મને ચેટ બોક્સમાં થોડા આન્સર મળશે તો મને ગમશે. Next slide, please. Yes. Healthy lifestyle, great. Yes. Family need and yes, of course, yes. Kunal Mehta, yes. Of course. Fine. G. Good lifestyle. Yes, Rushik. Yes. Agree. આપણે કમાઈએ છીએ આપણી લાઈફસ્ટાઈલ માટે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ ઉર્વેશભાઈ. અને મેં બે ક્રાઇટેરિયા પાડ્યા છે કે એક તો આપણે આપણા પરિવાર માટે ને આપણી આજ માટે કમાઈએ છીએ અને સેકન્ડ કે આપણે આપણા ભવિષ્ય માટે પણ કમાવાનું છે. અત્યારે જ આપણે કમાઈએ છીએ તો ભવિષ્ય સિક્યોર કરવાના દિવસો પણ આજ છે. યસ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. સૌથી પહેલા તો એક મારે આના પહેલા ભવિષ્ય માટેનું આયોજન આપણે કરીએ છીએ તો શું કામ કરીએ છીએ? એક આપણા દેશની બહુ સચ્ચાઈ એક સામે આવી છે કે આરબીઆઈ ના એક રિપોર્ટ અનુસાર રિટાયરમેન્ટ પ્લાન કરવા વાળા લોકો ભારતમાં ફક્ત ને ફક્ત 13% લોકો છે. એનો મતલબ એ છે કે 77% લોકોએ પોતાના રિટાયરમેન્ટ માટેનું કોઈ પ્લાનિંગ જ નથી કર્યું. તો આ એક બહુ મોટો સવાલ છે તમારા માટે અને તમારા પરિવાર માટે કે શું મેં મારું રિટાયરમેન્ટ પ્લાન કર્યું છે? આના માટે એક ફોર્મ્યુલા છે. Madam, there is a request to speak in Hindi. Okay. जी, sure.
मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू। तो ये हम अपने फ्यूचर के लिए जो भी कुछ प्लान करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो इनकम है, अब उसमें से टैक्स वैक्स सब कुछ निकाल के हमारे पास जो रहता है, उसमें से हमें बाइफरगेट करना पड़ेगा 50, 30 एंड 20 फॉर्मूला। 50% उसमें से हमारा जो रेगुलर एक्सपेंस होता है, रूटीन हमारा जो घर चलाने का, ये सब कुछ हमें, तो हमारी इनकम में से वो 50% उसमें निकल जाता है। 30% हमारी इच्छाओं पर जाता है, जैसे हमें कुछ गाड़ी लेनी है, कुछ अलग करना है, या फिर हमारी लग्जरियस ही समझ लीजिए, तो उस पर हमें खर्च करना होता है। अगर आरबीआई कहता है कि ये रूल हम फॉलो करते हैं, तो हम अच्छा रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। और बाकी रहा 20% जो हमें सेविंग करना है, बचत करनी है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे रिटायरमेंट के लिए। अब ये एक स्लाइड है कि फ्यूचर के लिए हमें प्लान तो करना है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सारे ऑप्शंस को भी मैंने अलग अलग एक फिजिकल असेट और एक फाइनेंशियल असेट में बाइफरकेट किया। फिजिकल असेट दैट मींस जमीन, मकान, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, और फाइनेंशियल असेट जैसे हमने एफडी रख दी, पोस्ट ऑफिस में रखा, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब हमें यहाँ पर हम अपने पैसे पार्क कर सकते हैं, समझिए। इसमें से मैं एक फिजिकल असेट में से गोल्ड का थोड़ा मैं अलग अलग जो भी टूल्स है उसके कॉन्स एंड कॉन्स बताना चाहूंगी कि गोल्ड एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सारे इन्वेस्टमेंट अच्छे ही है, लेकिन हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पहचाननी पड़ेगी। अगर हम उसको पहचानेंगे, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, तो वो एक अच्छा वाला प्लानिंग होगा, नहीं कि इसने किया इसलिए मुझे करना है, कि उसने किया इसलिए मुझे करना है। गोल्ड के लिए मेरे ग्रैंडफादर एक बात हमेशा बोलते थे कि 1 तोला सोने का जितना भाव है, एक मिडिल क्लास फैमिली का 1 मंथ का एक्सपेंस है। तो ये बात मुझे तभी से याद है कि ये गोल्ड हम क्यों लेते हैं, हमारे जो एंसेस्टर थे वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, क्यों लेते थे, तो शायद ये एक मेन रीजन था। और एक रीजन है कि हमारे बच्चों की शादी के लिए भी हमें गोल्ड हम लेते हैं, और फिर लीगेसी के लिए। लेकिन अगर हमें अपना रिटायरमेंट प्लान करना है कि रिटायरमेंट के लिए मुझे 1 CR चाहिए, तो क्या हम उतना गोल्ड ले सकते हैं? कि इतना सारा गोल्ड हम रखेंगे कहाँ पर? तो ये सारी बातें भी हमें हर एक प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात भी करूं कि मैं एक LIC एजेंट हूँ, अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे 5 साल के बाद एक लग्जूरियस कार खरीदनी और मुझे LIC में इन्वेस्ट करना है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपको शॉर्ट पीरियड गोल है तो आप LIC में नहीं रख सकते, आपके पास और बहुत सारे टूल्स है जहां पर आप अपने एक्सेस मनी पार्क कर सकते हैं। वैसे ही मकान का भी है कि जैसे हमें लीगेसी के लिए भी हम मकान रखते हैं कि भाई मेरे 2 बेटे हैं, तो 2 बेटों के लिए अलग अलग मकान चाहिए या उनके लिए प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन वहां पर भी लिटिगेशंस का प्रॉब्लम्स है बहुत सारे। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जब भी हम अपने एक्सेस मनी कहीं पर भी पार्क करें, तो हर एक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसको पूरी तरीके से स्टडी करें। अब फाइनेंशियल असेट पर हम आते हैं, तो जैसे FD हो गया, बैंक FD का रेट अभी रिसेंटली जो नेशनलाइज्ड बैंक का है, तो वो कोई मुझे बता सकता है कि क्या है अभी रिसेंट सिनारियो में? चलिए मैं बताती हूँ, थोड़ा मेरे ख्याल से टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यस, तो यस 5.7 कुणाल मेहता, एब्सोल्यूट राइट। जी, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। मैं PPF की बात करूं, जी सर, PPF की बात करूं तो 2014 में 8.6 रेट ऑफ इंटरेस्ट था और आज 2020 में 7.1 है। पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो वहां पर भी अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग है, लेकिन जब पोस्ट ऑफिस की बात आती है तो हमारा माइंडसेट पैसे डबल होता है, पैसे डबल होते हैं। अगर मैं मेरी फादर, मेरे पेरेंट्स से पूछूं तो वो आज भी उनकी सोच यही है कि 5-6 साल में डबल हो जाते हैं, लेकिन नहीं, अब 10 साल में डबल होते हैं, मतलब 6.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमें मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना,
नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय वड़ा प्रधान जी ने 2014 में ये स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए ये योजना बनाई थी और 2014 में ये आई थी 9.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन अभी ये 7.6 पर है। तो मतलब अब आए दिन अखबारों में भी ये आता रहता है कि भाई वो जो मैच्योरिटी देने वाले थे वो वही देने वाले हैं, लेकिन जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेपो रेट, ये सब कुछ इस पर इफेक्ट करता है और ये लोग प्रीमियम बढ़ा देते हैं। तो ये बात भी हमें, मतलब वॉलेटाइल जो होता है तो ये हमें ध्यान में रखने की बाबत है कि भाई हमें ये सब कुछ भी देखना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट पर रेपो रेट अफेक्ट करता है, कौन कौन सी प्रोडक्ट पर मार्केट अफेक्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पर मैंने फिनेंशियली रोकन मतलब जो वर्चुअल हम बनाने जा रहे हैं तो ये रेपो रेट के अकॉर्डिंग भी है और मार्केट के अकॉर्डिंग भी है। जैसे रेपो रेट के अकॉर्डिंग है बैंक एफडी, पीपीएफ, रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट बॉन्ड, गारंटीड पेंशन योजना, ये सारे जो टूल्स है हमारे पास, तो ये डायरेक्टली रेपो रेट के अंदर आते हैं। मतलब रेपो रेट नीचे आया तो ये सारी प्रोडक्ट को सीधा डायरेक्टली असर करेगा। रेपो रेट आज कितना है ये कोई मुझे बता सकता है? इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में रेपो रेट आज आरबीआई, यस एग्जैक्टली राइट सर, 4.5 है। तो ये रेपो रेट और सारे टूल्स, ये सारे टूल्स को ये मतलब मैंने जब भी मैं मार्केटिंग की हूँ तो लोगों का सोचना है कि नहीं मेरे फादर तो पीपीएफ में ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं या बैंक एफडी में या पोस्ट में, तो उनके लिए मेरे पास ये है कि भाई ये सारी बातें हैं जो पीपीएफ है या बैंक एफडी है, जो भी कुछ है, तो ये रेपो रेट को डायरेक्टली इस ये प्रोडक्ट पर असर करता है और आगे जाकर अगर आपने इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए हैं तो वो फेल होने वाले, तो वो फेल होने वाले हैं क्योंकि 2 साल के बाद अभी जो हमारा देश है वो डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री की वजह से और पोस्ट कोविड के बाद ये रेपो रेट और भी गिरने वाला है। ये हमें हमारी समझ के अंदर है कि रेपो रेट तो गिरने ही वाला है क्योंकि इंडस्ट्रीज को बूम करना है। तो ये सारी प्रोडक्ट डायरेक्टली उस पर असर करे, इस सारी प्रोडक्ट पर वो डायरेक्टली असर करेगा। फिर आता है कि मार्केट रिलेटेड शेयर, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, लिक्विड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड्स, ये सारी प्रोडक्ट है जो मार्केट के साथ अकॉर्डिंगली ये मतलब शेयर मार्केट और मेरे ख्याल से गोल्ड और शेयर मार्केट का थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है। जब भी गोल्ड का भाव बढ़ता है शेयर मार्केट नीचे होता है, शेयर मार्केट ऊपर आता है, तो थोड़ा बहुत ये थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। क्वेश्चन अभी ये है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जो जिसके ऊपर कोई ऐसा कोई टूल है कि जिसके ऊपर रेपो रेट भी असर ना करे और मार्केट की जो फ्लक्चुएट है वो भी कुछ असर ना करे। तो मेरे पास, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारी प्रोडक्ट्स ही अच्छी है, लेकिन LIC जो बोनस देती है, मैं 8 साल से इसी फील्ड में, तो यहाँ पर कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं आया है। इवन पोस्ट कोविड भी LIC जो बोनस देगी वो आप न्यूज़पेपर में सभी जगह पर आता ही रहता है कि LIC ने क्या बोनस दिया। इवन पोस्ट कोविड लोन की सारी रिक्वायरमेंट्स रहेगी तो वो भी LIC सभी की फुलफिल करेगी। ऐसा नहीं है जितना आप एलिजिबल हो, जैसा आप 10 लाख लोन के लिए एलिजिबल हो तो LIC 10 लाख आपको देगी। ऐसा नहीं है कि भाई अभी पैसे नहीं है तो 5 लाख ले लो या 8 लाख ले लो। तो ये सारी बातें हैं, मतलब LIC में अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो वो 100% सेफ है, गारंटेड सेफ है। उसको 2 तरीके से गवर्नमेंट और एज यूजुअल 2 तरीके से हमें ये सेफ्टी मिलती है। तो ये भी एक हमें सोचने की बात है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं थोड़ा इसको ब्रीफली समझा पाऊंगी। उर्विश भाई नेक्स्ट स्लाइड।
यस, एसेट एलोकेशन। जब भी मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा नहीं बहुत सारा टाइम है अभी भी। तो हमने जो भी कुछ इन्वेस्ट, आप लोगों ने जो भी कुछ इन्वेस्ट किया है, तो वो सब कुछ लेकर बैठिए। आपका इन्वेस्ट कहाँ पर जा रहा है? विथ रिस्क में जा रहा है, मतलब आपने शेयर, म्यूचुअल फंड कहीं पर इन्वेस्ट किया है, सारे टूल्स अच्छे हैं। मीडियम रिस्क पर जा रहा है और लास्ट में है सेफ। तो ये हमारा, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये पूरे क्राइटेरिया समझे और ये पूरा देखे कि मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट का क्या पोर्टफोलियो बन रहा है। आप खुद ही आपको बनाना है कि मैं किस तरीके से मेरा इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है और आगे जाके फ्यूचर में भी किस तरीके से काम करेगा। सेफ की बात करते हैं तो ये सेफ हमारी लाइफ में 4 इवेंट्स ऐसे हैं कि श्योर इवेंट है, वो तो मतलब आने ही आने वाले हैं। फर्स्ट इवेंट है चाइल्ड एजुकेशन, मतलब मेरा बेटा या बेटी 21 साल के हो गए तो उनके एजुकेशन के लिए मुझे एक अच्छी अमाउंट चाहिए, वो भी वाइट की एंट्री वाली। तो वो मुझे कहाँ से जनरेट करनी है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल बनता है। तो वो हमें बच्चे जब छोटे हैं तभी से ये प्लान करना होता है, क्योंकि ये श्योर इवेंट है। ये कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि भाई बच्चे आज 21 के हो गए, अब पैसे कहाँ से लाए। तो हाँ, आपके पास और भी एक चॉइस है कि आप लोन ले सकते हैं, लेकिन ये श्योर इवेंट है तो उसके लिए हमें पहले से कुछ गारंटेड 100% गारंटेड प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरी एक श्योर इवेंट है कि उनकी शादी की, मतलब मैरिज। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं, तो एक हमारी फर्ज है, एक मतलब क्या बोलते हैं, तो उस हिसाब से हम जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं उस हिसाब से उनका वेडिंग का खर्चा ये सब कुछ भी हमें उठाना पड़ेगा। तो ये भी एक श्योर इवेंट हो गई। थर्ड इवेंट है, मेरे BNI फैमिली के सारे लोग जानते हैं कि मैं हर वक्त एक बात बोलती हूँ, रिटायरमेंट। ये कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ये आने ही वाली, आने किसी को जल्द किसी को देरी से, लेकिन हमें रिटायरमेंट आएगा तब हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई बिजनेस है और हम हेल्दी है तो हम करेंगे, लेकिन इसका कुछ ठोस ये नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट प्लान करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस वक्त आपको कोई लोन भी देने वाला नहीं है। तो रिटायरमेंट प्लान करने के ये अभी पूरे तरीके से ये एकदम सेफ टाइम है, अच्छा टाइम है, तो आप अपना रिटायरमेंट प्लान कीजिए। लेकिन पहले सभी टूल्स के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कीजिए, फिर अपना रिटायरमेंट प्लान कीजिए। 4 हमारी जो श्योर इवेंट है वो है डेथ। श्योर इवेंट है लेकिन अनश्योर टाइम है, लेकिन वो सर्टेन टाइम नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं 5 साल के बाद मैं नहीं रहूंगी, लेकिन ये एक श्योर इवेंट है। तो ये सारी प्रोडक्ट के लिए मैं अपने स्पाउस के लिए, अगर मेरी डेथ होती है तो मेरी स्पाउस किसी के सामने हाथ ना फैलाए, तो मैं उसके लिए क्या प्लानिंग कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें भी आपको अभी सोचनी होगी। ये 4 जो इवेंट है हमारे लाइफ की श्योर इवेंट है, उसके लिए हमें गारंटेड प्लानिंग करनी पड़ती है। हम एक ह्यूमन नेचर है, तो हमें रिस्क फैक्टर लेना अच्छा लगता है। मुझे खुद भी रिस्क लेना अच्छा लगता है। तो रिस्क वाले फैक्टर्स को भी हम किस तरीके से बाइफरगेट करना है ये हम पर है। लेकिन पहले हमारी जो श्योर इवेंट है उसको मैं सेफली पार्क कर लूं, फिर मैं अपने जो भी एक्सेस मनी है तो उसके लिए मैं सोचूं कि मैं अब कहाँ जाऊं, किस तरीके से। लेकिन सिर्फ 4 इवेंट के लिए ही आपको गारंटेड प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेफ्टी की बात अगर हम जब कर रहे हैं तो मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी कि कई लोगों को तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारे पैसे LIC में भी सेफ है कि नहीं। तो मैं यह बात बताना चाहती हूँ कि LIC का जो लाइफ फंड है वो 33 लाख करोड़ है और उसकी लायबिलिटीज जो है वो ओनली 28 लाख करोड़ रुपीज है। मतलब आपके पैसे 100% सेफ। नेक्स्ट, हाईएस्ट ये है कि हमें नहीं आगे नीचे प्लीज। ये है कि हम किस तरीके से प्रॉपर्टी बना सकते हैं। उर्विश भाई आने आगे नहीं, यस
तो ये मेरा फेवरेट टूल है, मैं बताती हूँ जब भी किसी को भी, कि जब भी हमें कुछ असेट क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास ओनली 2 ऑप्शंस है, सेव एंड क्रिएट। मतलब पहले बचाइए और फिर क्रिएट कीजिए। अगर मैं डिपॉजिट रखने जाऊंगी तो मेरे पास उतने पैसे होंगे तो मुझे डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट में कर पाऊंगी। एफडी के लिए भी, पोस्ट में अगर है तो ये सारे टूल्स है कि हमें बचाना है फिर हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है क्रिएट एंड सेव। तो रियल एस्टेट मकान हम लेते हैं तो पहले दिन से हम उसके मालिक बन जाते हैं। ऑल्दो हमें पूरे पैसे हम चुका दे ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोन लेकर भी ये पहले से ही ये प्रॉपर्टी हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसमें हम थोड़े थोड़े ईएमआई भरकर वो असेट हमारे नाम पर कर सकते हैं। उसके साथ भी कुछ ये लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह देते हैं। और दूसरी है LIC की पॉलिसी, डे 1 से आपने क्रिएट कर ली है, अब उसमें छोटे छोटे EMI आपको भरने होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। આ થોડુંક જ આવે છે, ઉર્વિશભાઈ પૂરું નથી આવતું। એક મિનિટ, હા, ઇટ્સ ઓકે, હું કરી લઉં છું। બહુ બધા ક્વેશ્ચન્સ હવે આપણા મગજમાં હોય કે વધઘટ માર્કેટ રેપો રેટ કે માર્કેટની અસર વગરનું કોઈ ટૂલ આપની પાસે છે? હા, LIC છે। LIC માટે હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે માર્કેટ રેટમાં તમને કદાચ એવું લાગે કે હા આ ઓછું રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આવે છે કે વોટએવર જે બી કંઈ હોય, પણ ગેરંટેડ છે। અને આફ્ટર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જ્યારે તમે લોંગ ટર્મ ગોલ્સ બનાવો છો તો હું તમને કહું છું જ્યારે 10 વર્ષ જશે ને તો ત્યારે માર્કેટમાં જે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ચાલતો હશે ને તો તેના કરતા આ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આઈડિયલ, અને તમને પણ પ્રાઉડ ફીલ થશે કે યસ મેં મારા જે ગેરંટેડ वस्तु છે, यस मैंने अपने एक्सेस मनी LIC में पार्क किए हैं कि इस पर आफ्टर द 10 इयर्स ये आपको इसका बेनिफिट दिखेगा, 100% गारंटी। तो ये भी बात हमने कोई भी हालत हो आपके पैसे 100% सेफ है। और एक बात, जब भी हम LIC का प्रीमियम भरते हैं तो वो ETC में हमें बाद मिलता है और इसकी मैच्योरिटी भी अंडर सेक्शन 1010D हमें टैक्स फ्री मिलेगी। ये बात अभी के लिए इतनी नोटिस करने वाली बात है कि शायद क्योंकि 2015 में भी ये मैच्योरिटी टैक्सेबल होने जा रही थी, चिदम्बरम जी ने ये लॉ भी रख दिया था, लेकिन क्या हुआ कि अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि इस बात की, इसलिए मैं यहाँ पर ठोस बात कर रही हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है तो वहां पर जो मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल है। इसलिए अगर इंडिया में भी ये बात होती है तो कुछ नई बात नहीं होगी। तो ये टैक्स फ्री हमें मैच्योरिटी, अगर हम अभी कुछ भी प्लान करते हैं तो ये बात हमारे साथ रहती है कि हाँ अगर हमने 25 ईयर का प्लान किया है तो वहां पर भी हमें जो मैच्योरिटी मिलेगी वो टैक्स फ्री ही मिलने वाली है। तो ये बात है, एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और उसके साथ हमारा लाइफ कवर भी, मतलब इंश्योरेंस भी यहाँ पर कवर होता है। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी हमें LIC अच्छी है, क्रिएट एंड सेव के लिए भी हमारे लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आ रीतनी ये कोविड-19 जो पैंडेमिक इवेंट बिल्कुल अनसर्टेन हुई है, तो लगता है कि आगे जाकर भी कुछ भी अनसर्टेन हो ही सकता है हमारी लाइफ में। ये लाइफ में तो हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, श्योर इवेंट के लिए गारंटेड प्लानिंग करनी चाहिए और ये हमारी एक नेसेसिटी है आज की। क्योंकि मैं देखती हूँ कि कई सारे लोग अब मुझे फोन भी आते हैं कि भाई लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, कैसा है कुछ, तो ये सब लोग जानने की, जब मैं इतने सालों से फॉलो अप कर रही थी तब मुझे किसी ने इतना, मतलब जिनको जरूरत थी उन्होंने किया ही है, लेकिन जिनको जरूरत मतलब फालतू में कि भाई उनके पास 1000 बहाने थे लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाने के, और आज वो लोग सामने से मुझे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से
ये प्लानिंग होता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, आगे जाकर हमें क्या क्या मिलेगा। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी कि एक एग्जाम्पल है कि भाई एक तेनालीरामा जो बॉम्बे में रहता है, तेनालीरामा को गोवा जाना था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत हमारे लाइफ के लिए भी बहुत हद तक ये रिलेट भी करते हैं, इसलिए ध्यान से सुने, ऐसी मेरी डिमांड है प्लीज। तेनालीरामा को एक बार गोवा जाना हुआ। गोवा जाना हुआ तो बस ऐसे ही उसने बोला अपने फ्रेंड सर्कल में कि भाई मुझे गोवा जाना है। सारे फ्रेंड्स ने उनको अच्छी अच्छी सलाह दी कि भाई तू क्रूज से जा, तू ये कर वो कर। लेकिन क्या हुआ कि किसी ने बोला कि फ्लाइट ले लो, किसी ने बोला कि वॉल्वो में चले जाओ, किसी ने बोला ट्रेन में चले जाओ। अब तेनालीराम को पता था कि डेस्टिनेशन मेरा गोवा है, लेकिन मेरा पर्पस क्या है ये तो मेरा किसी फ्रेंड ने मुझे पूछा ही नहीं। उसका पर्पस था उस दिन के लिए कि उसको गोवा जाना था, सिर्फ उसके पास 2 दिन थे। 2 दिन में उसको बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी थी और वापस आना था। तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि उसको फ्लाइट लेनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर एक बार हुई कि 2-3 महीने बाद तेनालीरामा को फिर से गोवा जाना हुआ। फिर से उसने बोला, सभी ने सलाह दी ये कर वो कर, लेकिन इस बार उसने क्रूज से जाना पसंद किया क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ हॉलीडेज पर जा रहा था। तो जब भी हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, डेस्टिनेशन है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, लेकिन कौन कौन से टूल्स तो सारे अच्छे हैं, मतलब फ्लाइट भी अच्छी थी, क्रूज भी अच्छा है, वॉल्वो भी अच्छी है और हमारे पास ट्रेन का ऑप्शन भी अच्छा है। लेकिन कौन सा ऑप्शन हम पर बैठता है, कौन सा टूल हमारी लायबिलिटीज पर बैठता है और किस तरीके से हमें करना है, मतलब ये सिर्फ करंट सिनारियो में मैं जितना भी लोगों को देखती हूँ, नहीं मेरे फ्रेंड ने लिया है इसलिए मुझे करना है, नहीं, ऐसा मत कीजिए। उसकी लायबिलिटीज अलग है, आपकी अलग है, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। उर्विश भाई, लास्ट राइट प्लीज। जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू। सुपर प्रेजेंटेशन और बहुत ही अच्छे से आपने एग्जांपल के थ्रू आपने बता दिया कि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। जी जी सर, थैंक यू। फाइन फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड, सो वन बाय वन विल टेक योर ऑल क्वेश्चंस। वन सेकंड में आपको म्यूट कर रहा हूँ, लीनो नाम आ रहा है, वन सेकंड। स्लो कर दिया बस बात। तुमने आती नहीं है तो क्या करूं? लीनो, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर लो तो बेटर रहेगा। ओके ओके, या गो अहेड। हाँ तेजल मैडम, वेरी गुड, आपने जो समझाया, मगर आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बताया ना, उसमें मैं एक चीज आपको एक खास एज ए एडवाइजर और जितने भी अपने मेंबर है उसको भी एक ध्यान में रहे कि डे बाय डे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है। जैसे फॉरेन कंट्री में 2 या 3% या किधर किधर तो माइनस भी है, मगर LIC में एक प्लस पॉइंट है कि गारंटेड और फिक्स, और वो भी टैक्स फ्री रिफंडेबल है। सेकंडली एक जैसे आपने बोला कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री में एक दूसरा बेनिफिट अपने को ये है कि मैक्सिमम अभी तक अपना इंडियन पेमेंट होता था डॉलर में, मगर जब से मोदी आया है तब से कोई कोई फैक्टर्स में रुपए में पेमेंट चालू कर दिया है। जैसे वीजा कार्ड और ड्रॉप करके रुपए कार्ड हो गया, पेट्रोल डीजल का रुपए में कन्वर्ट किया, तो उस हिसाब से भी अपने को बेनिफिट इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे में तुमको पेपर वर्क पे अच्छा दिखेगा, मगर LIC जो बेनिफिट देगा वो दूसरे किधर भी नहीं मिलेगा, वो एक LIC की गारंटी है। जी सर, दैट्स ऑल। यस सर, थैंक यू सर। जी ओके। और किसी का क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। अगर किसी को और क्वेश्चन करना है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, वन सेकंड। यस हिरेन भाई, गो अहेड। हाँ
हेलो मैडम। जी सर, जी। એક ક્વેશ્ચન એ હતો કે આપણે ટર્મ પ્લાનમાં કમ્પેર ટુ પ્રાઇવેટ કંપનીના ડિફરન્સીસમાં બહુ હ્યુજ ડિફરન્સ આવે છે, એનું આમ સ્પેસિફિક કોઈ રીઝન? यस सर, आप मैं पूछ सकती हूँ आप कौन से प्रोफेशन से है सर प्लीज? मैं शेयर ब्रोकर हूँ, स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। मैं आपको थोड़े 2-3 जी एकदम इजी वे में आपको मैं बताना चाहूंगी कि ओके, जैसे कहीं पर हमें क्वालिटी मिलती है तो क्वालिटी के लिए तो हमें पे करना ही करना है। जैसे किसी ब्रांड का हमने शर्ट ले लिया समझिए, तो और आपने किसी भी जैसे चौटा बाजार गए और आपने कुछ ले लिया शर्ट वर्ट वगैरह, तो उसमें और उसमें आसमान जमीन का फर्क हो। और जो शर्ट तो पहनने की बाबत है, वो भी बोलेंगे कि ये ड्यूरेबल है और ये भी ड्यूरेबल है, लेकिन फर्क ये है कि वो ब्रांड है, यहाँ पर आपको 360 डिग्री कवर मिलेगा। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में मैं हाथ जोड़कर सभी को बोलना चाहती हूँ कि सभी के पास प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के टर्म प्लान होते हैं। अभी टाइम है, आप और एक बार स्टडी कीजिए, उसमें काफी सारे क्लॉजेस होते हैं, पोस्ट मेजूरे क्लॉजेस होते हैं, तो इस तरीके से काफी सारे क्लॉजेस होते हैं, मतलब वहां पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत सारी बेनिफिट्स, बहुत सारी फैसिलिटीज उसमें से ओमिट की हुई है, तभी वो सस्ता वाला टर्म प्लान बना रहे हैं। LIC का टर्म प्लान के बारे में मैं इतना बताना चाहूंगी कि मोर्टालिटी रेट अभी फिर से उन्होंने रिवाइज किए हैं ये टर्म प्लान LIC। किसी के मतलब प्राइवेट सेक्टर वालों का सस्ता है इसलिए इन्होंने सस्ता बनाया है, ऐसा नहीं है। मोर्टालिटी रेट के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, तो हर 5 साल में ये किस तरीके से उनको नए चेंजेस लाने हैं, इस तरीके से ये वर्क करता है। और इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि जब हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो हम वहां पर क्वालिटी देखते हैं, हम कुछ पहनते हैं तो क्वालिटी देखते हैं। हर एक बात में, जैसे कार खरीदने हैं तो मेरे स्टेटस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हर जगह पर हम क्वालिटी देखते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लाइफ, मेरे फैमिली की सिक्योरिटी, तो उसमें हम क्वालिटी क्यों नहीं देख रहे हैं। और एक बात मैं थोड़ा सा शेयर ये करना चाहूंगी कि अगर किसी के पास 30 या 40 लाख का कार है तो उसका इंश्योरेंस वो पे कर रहा है 2%, मतलब उसका 1.5-2 लाख रुपया उसका जो गाड़ी का कार इंश्योरेंस आता है वो होता है। लेकिन हम अपनी लाइफ के साथ इतना मजाक बनाकर रख दिया है कि लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम टर्म प्लान में जाएंगे तो वहां पर हम सस्ता चीप वाला ढूंढते हैं, कुछ भी सोचते नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई एजेंट भी आपको बाइफरकेट करके नहीं बताने वाला है कि इसमें ये क्लॉजेस लगे हुए हैं। तो जब फैमिली की सिक्योरिटी की बात आती है, हम वहाँ सभी जगह पर क्वालिटी देखते हैं, तो यहाँ पर तो हमारी खुद की फैमिली है, तो वहां पर हम सिक्योरिटी क्यों नहीं ढूंढ रहे। ऑल दो उतने पैसे में आपको यहाँ पर 25 लाख का जितना 1 CR का मिलता है, तो यहाँ पर आपको 40 लाख का मिलेगा, लेकिन ये 40 लाख 360 डिग्री कवर वाला है, तो ये आप पहले सिलेक्ट। थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू। थोड़ा हाँ, और इसके रिलेटेड पूरा जो टर्म प्लान के रिलेटेड तो मैं क्या बोलूं कि और 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इतने सारे डेटा मैं शेयर करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम लिमिट की वजह से। लेकिन दूसरा मैडम एक क्वेश्चन और पूछूं? जी जी सर। जस्ट मैं नॉलेज पर्पज के लिए पूछ रहा हूँ और आपको भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा कि आप सबको बताना चाहोगी कि अभी का लोग ऐसा सोच रहे हैं कि डायरेक्ट खुद ही ले लेते हैं पॉलिसी बाजार में जाके ऑनलाइन बिना कोई एजेंट के, थोड़ा कमीशन बचाने के लिए, तो क्या ये सही है कि नहीं? बिल्कुल भी गलत। आप उसके बारे में कुछ बताएं। मैं यस सर, वेरी गुड क्वेश्चन। कि पॉलिसी बाजार से आपने ऑनलाइन ले लिया, अक्षय कुमार ने बता दिया है कि भाई आपके पैसे बचेंगे, तो आप आपके फैमिली के ब्रेड विनर समझिए और आपने अपना टर्म प्लान पॉलिसी बाजार से ले लिया है। अगर ब्रेड विनर को ही कुछ हो रहा है तो फैमिली मेंबर्स तो अफरा तफरी में मचे हुए हैं, तो वो कौन करेगा? उसकी सर्विस भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया तो कुछ नहीं फिर आराम है, ऐसा नहीं है।
तो ये सर्विस वाला जो फैक्टर है तो वो एक अच्छा एजेंट ही प्रोवाइड कर सकता है और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। पॉलिसी बाजार से भी अगर हम गूगल पर भी सर्च करें तो लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है, कितनी परेशानियां हो रही है एक थोड़े बहुत पैसे बचाने की चक्कर में। जी सर। ओके, थैंक यू मैडम। जी सर, थैंक यू। टर्म इंश्योरेंस में हर साल अपना बॉडी चेकअप करवाना पड़ता है। जी सर। मैडम जी बोलिए। जो पॉलिसी बजाज से जो लेते हैं ना टर्म प्लान, उनको हर साल अपना वो बॉडी एक बात है। चेकअप। जी जी जी, क्योंकि यहाँ पर एज अ मीडिएटर एक एजेंट है और एजेंट को वो सब कुछ जान परख के ही काम करेगा, क्योंकि वो तो उसका ये रोजी रोटी का काम है। तो वो सब कंपनी भी समझती है और जो क्लाइंट है उसके बीच का मीडिएटर है वो एक एजेंट है। और दूसरी एक बात मैं बताऊं। जी सर। हेलो। जी सर। अक्षय कुमार उनका ब्रांड का एडवर्टाइज करता है, लेकिन जो उन्होंने अभी उन्होंने जीवन अक्षय में भी अक्षय कुमार ने LIC में ही डाला है। तो अपने को सोचना चाहिए कि जो ब्रांड है वो एडवर्टाइज के लिए वो बताने के लिए पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हैं LIC में। जी सर। काफी सारे जो अमिताभ बच्चन भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज है तो उनका जो एक्सेस मनी है तो वो ज्यादातर वो उनका ये सेफ इन्वेस्टमेंट में अगर वो रख रहे हैं तो LIC में ही रख रहे हैं, क्योंकि उनके भी एडवाइजर्स होते हैं कि कौन से मनी रिस्क फैक्टर में जाने चाहिए, कितना अमाउंट इसमें जाना चाहिए, मीडियम रिस्क में। तो वो इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं और सेफ जोन में तो उनका एक्सेस मनी LIC में पार्क होता है, ऐसा मैंने भी देखा भी है। यस। सही है। वेरी गुड। उर्विश भाई बीजा कोई ना कोई क्वेश्चन? थैंक यू टेल मैम। Thank you, sir. And thank you all of you for joining this meeting. Thank you, sir. I just wanted to give a testimony to Tejal that, she's been handling my policies with her knowledge in LIC, and she is aware of लॉकडाउन पीरियड में कुछ बाउंस हो गया था because of some name issue, but I think she paid it on my behalf and I had to transfer it to her account, so she is a very good agent to me. At least she's really helped me my way out. Thank you, Tejal. Thank you, sir. यही हमारी ड्यूटी है कि सर्विस पर हम इतना फोकस करते हैं कि अगर आपको खुद ही ऐसा लगे कि नहीं मैं उनको 10 और जगह पर इनका रेफरेंस दे पाऊं, क्योंकि हमारी सर्विस ही इतनी अच्छी रहती है। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन अनम्यूट यू। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड, तो मैं आपको अनम्यूट करूं और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो आई थिंक मैडम अपने सब कवर कर लिया है। सो स्पेशली थैंक्स करंट LT फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच सर। निशु मैडम, ये जो सोसाइटी के लिए करना सभी का फर्ज है। सो फाइन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो आप इतने न्यू मेंबर्स, जो पुराने मेंबर्स है, विजिटर्स, सबने आपने अपना कीमती समय दिया और तेजल मैडम और मिलन को स्पेशल थैंक यू के केतन सर को के सोसाइटी के लिए आपने बहुत अच्छे से आइडिया और कुछ आई ओपनिंग डेटा शेयर किए अपने फील्ड के। सो वंस अगेन थैंक यू एंड मंडे सेम टाइम रहेगा 3 to 4 और हमारे थैंक यू फॉर जो विजिटर आए हुए हैं हमारे मुंबई से, मे बी के शायद बिपिन भाई का भी एक विजिटर है, योगेश भाई। 2 विजिटर है और एक जी सर। सर सभी विजिटर को वापस एक बार मैं आपको बता दूं, अगर कोई लेट ज्वाइन हुआ तो आप अपना कुछ डिटेल्स यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर लो। सो
किसी को भी कुछ क्वेरी होगी या फिर आपको कुछ बिजनेस रिलेटेड इंक्वायरी होगी तो वहाँ पे आपको कांटेक्ट कर लेंगे सर। प्लीज चैट बॉक्स में आपका कांटेक्ट नंबर, आपकी कैटेगरी और किसने आपको इनवाइट किया वो आप प्लीज लिख दो सर। ओके डन।